हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बीआर मिशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जो है साइंस का नोट्स लेकर आए हैं जो फिजिक्स के आल चैप्टर से संबंधित है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन आपको अच्छा समझ में आएगा। तो वीडियो अगर लंबा हो तो आप इसको स्क्रॉल डाउन मत करिएगा और स्क्रॉल डाउन करके इसको पढ़िएगा और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके शेयर से कुछ और बच्चों का मदद हो जाए, इसीलिए आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आइए, पहला चैप्टर फिजिक्स का होता है प्रकाश, जिसको इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। और ये क्वेश्चन मतलब ये चैप्टर जो फिजिक्स में अपने आप में भी एक वो माना जाता है जिससे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए पहले प्रकाश से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इसको आप अंडरलाइन करके दिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहले देखिए, अगर कुछ हो तो उसमें पहला है कि समतल दर्पण में छवि कैसे बनती है। तो समतल दर्पण में छवि कैसे बनती है, तो आपको जवाब देना है कि समतल दर्पण में छवि जो है आभासी तथा सीधी बनती है। कैसी बनती है? आभासी तथा सीधी बनती है। आभासी तथा सीधी बनती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। तो दूसरा का पहला का आंसर क्या था? बी। तो आपको लिख के बता देना, पहला का आंसर बी है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा हमको फर्स्ट टाइम जो इस वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हर चीज़ को सीखा जाता है और शायद हम भी इस चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। आगे चलते वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? आपको बताना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है। पहले तो आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको आपका आंसर कैसा है उसको हम देखेंगे, फिर हम आपको बताते हैं। कुछ सेकंड का आपको समय दे रहे हैं ताकि आप बताइए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है। तो आपका आंसर होगा बी, ये ऋणात्मक होता है। क्या है? बी। तो इसका आंसर है बी। आप लोग भी आंसर देते रहिए ताकि हमको पता चले कि आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो दूसरा है दर्पण हमेशा कैसी छवि देता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि अवतल दर्पण जो है कैसा छवि देता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, आभासी तथा उल्टा। हमारा आंसर क्या है? आभासी तथा उल्टा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम कह रहे हैं ना आपको कि हम इसमें जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अच्छा सब कुछ इसका अच्छा बनाएंगे, धीरे धीरे सीख रहे हैं। उसके बाद चौथा हमारा क्वेश्चन है दर्पण सूत्र क्या है। यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है। हर बार जो सवाल इसमें ये सवाल बार बार आता है, तो इस पर आप विशेष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको लिख देते हैं, ताकि जो क्वेश्चन बार स्टार लगा देते हैं तो आप इस चीज़ को समझ, ट्रिपल स्टार लगाएं तो समझिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो दर्पण का सूत्र जो है, दर्पण का सूत्र के बारे में हमको बताना है। तो दर्पण का सूत्र क्या है? तो दर्पण का सूत्र है, ये हमारा आंसर है ए। आंसर कौन सा? ए। तो इसका आंसर हो गया ए, याद करते चलिए, ठीक है। दूसरा है अपवर्तनांक में अधिक होने पर प्रकाश की गति क्या होती है। ठीक, अपवर्तनांक अधिक होने पर प्रकाश की गति क्या होती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है या गायब हो जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक क्या होता है। पहले तो आपको अपवर्तनांक के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपने इसमें जो है इस चैप्टर में पढ़ा होगा अपवर्तनांक क्या होता है। तो अधिक होने पर प्रकाश की गति जो है, प्रकाश की गति में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें इसमें प्रभाव क्या पड़ता है कि यह जो है घटती है। कैसी है? घट जाती है, ठीक है। तो पांचवा का आंसर हमारा हो गया कि यह घट जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंस की इकाई क्या है। तो पावर ऑफ लेंस की इकाई डाप्टर है। क्या है हमारा?
डॉप्टर। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहले तो इसके बाद पावर ऑफ लेंस क्या, लेंस की इकाई क्या है? तो ओम हो, ओम नहीं हो सकता, हेनरी भी नहीं है, कूलाम का नियम भी नहीं है, कूलाम जो है जूल का मात्रक है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा डॉप्टर। तो हमारा आंसर है डॉप्टर। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा है जो एग्जाम में, इसमें से काफ़ी जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वह कहता है उत्तर लेंस की पावर प्लस 2D है, वह है तो क्या है? अभिसारी है या अपसारी है या अभिसारी, न न अपसारी है न अभिसारी, इसमें से कोई नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला, ये अभिसारी है। उत्तर लेंस की पावर प्लस 2D जो है अभिसारी है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस की छवि हमेशा बनती है। अवतल लेंस की छवि कैसी बनती है? वास्तविक बनती है या बाईं ओर बनती है या आभासी या सीधी बनती है या उल्टी बनती है? तो हमारा आंसर होगा सी, आभासी एवं सीधी बनती है। कैसी बनती है? तो आभासी एवं सीधी बनती है। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर जो है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी। वक्रता त्रिज्या का जो है फोकस दूरी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है, तो इसका आंसर क्या होगा? पहले आप कमेंट करके बताएं, इसके बाद हम बताते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? 9 नंबर है, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हमको इसमें ढूंढना है। तो 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या होगा? तो ये होगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल, अपवर्तन किसके कारण होता है? अपवर्तन किसके कारण होता है? तो पदार्थ बदलने पर, दिशा बदलने पर, गति बदलने पर या ABC दोनों है। तो इसका आंसर होगा पदार्थ बदलने पर। ठीक है, इसका आंसर है पदार्थ बदलने पर और दिशा बदलने पर, दोनों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा AB दोनों। क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं इसमें से, यानी हमें हर चैप्टर से जो है फिजिक्स के हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब अगला चैप्टर हमारा है, अगला चैप्टर है कि ह्यूमन्स आई कलर्सफुल वर्ड। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मनुष्य की आँख में छवि बनती है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आँख में छवि कहाँ बनती है? तो आंसर क्या होना चाहिए? रेटिना पर, कर्निया पर, लेंस पर या आइरस पर, आइरिस पर। ठीक है, तो हमारा जवाब है, हमारा जवाब होना चाहिए कि रेटिना पर बनती है, जो सबसे पीछे पाई जाती है। आँख के सबसे पिछले भाग को हम लोग रेटिना कहते हैं, जिस पर पिक्चर बनता है, जिससे हम लोग हम आगे की तरफ देखते हैं, लेंस के द्वारा देखते हैं, तो रेटिना पीछे बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आँख की न्यूनतम दूरी जो है लेटेस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टेंट विजन। तो इसका क्या आंसर होना? आँख की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आँख की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? जवाब दीजिए दीजिए, आपकी तैयारी कैसी है इससे पता चल जाएगा। क्या 10 सेंटीमीटर, क्या 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जवाब आपका क्या होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मायोपिया, मायोपिया निकट दृष्टि दोष किससे से सुधरता है? मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष जो है किससे सुधरता है? निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होता है, इस दोष में जो है दूर की जो है दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो इसका आंसर क्या है? क्या उत्तल लेंस
या अवतल लेंस या दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जवाब दीजिए अवतल लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हाई हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया जो है दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का या समतल लेंस का, इसमें से कोई नहीं। तो पहले एक टिक लगाना चाहिए आपको कि ये तो हो नहीं, इसमें ये तो हो नहीं सकता। समतल लेंस समतल लेंस नहीं हो सकता। अवतल लेंस दूर निकट दृष्टि दोष के लिए है। ठीक, तो हमारे पास शेष ऑप्शन क्या बचा, तो शेष ऑप्शन हमारे पास बचा कि उत्तल लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धनुष किस वजह से दिखता है, धनुष किस वजह से दिखता है, क्या परावर्तन से, क्या अपवर्तन से, कि प्रकीर्णन से, क्या व्यतिकरण से। इसका जवाब बताइए बताइए, आप भी कमेंट करके बताते रहिए ताकि, तो यह प्रकीर्णन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन से किसी में से 5 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट उसी को निकाला गया है और स्वयं हम उसमें छाटे हैं, क्योंकि आपका समय व्यतीत ना हो, आपको कम समय में अच्छा जो है कंटेंट प्राप्त हो सके, इसीलिए हम लोग विशेष करके इस नोट्स को तैयार किए हैं। आगे देखते हैं विद्युत से। विद्युत से क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं और इसीलिए हमने विद्युत को चैप्टर वाइज रखा है ताकि आपको समझ भी आए और चैप्टर वाइज से आसानी होता है उसको पढ़ने में। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या, ओम है, एम्पियर है, वोल्ट है या वाट है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध की इकाई क्या है, प्रतिरोध की इकाई जो विद्युत धारा को कंट्रोल करती है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध की एसआई क्या है, तो आपको बताना है। तो वाट होगा या ओम होगा या एम्पियर होगा या हर्ट्ज होगा। तो आपका आंसर क्या है, कमेंट करिए कमेंट करिए। तो इसका आंसर है ओम, ओम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वोल्ट की इकाई क्या, वोल्टेज की इकाई क्या है। वोल्टेज की इकाई ओम होता है या न्यूटन होता है या वोल्ट होता है या एम्पियर होता है। वोल्टेज की इकाई बताइए बताइए। 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो वोल्ट की इकाई जो है वोल्ट की इकाई वोल्ट ही होता है, वोल्टेज की इकाई वोल्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आइए, अब धारा का सूत्र बताएं, धारा किसे कहते हैं। इस पर एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि धारा किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के समूह को आवेश कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं तो उसको हम लोग आवेश कहते हैं। जब वो आवेश गति करते हैं तो उसको हम धारा कहते हैं। ये बात आपको याद होना चाहिए, याद आना चाहिए। ठीक है, तो धारा का जो सूत्र है क्या, I बराबर V बट्टे R होगा या I बराबर R बट्टे V होगा या I बराबर VR होगा या इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा, इसका एसआई मात्रक है I बराबर VR। तो अगला देखते हैं शक्ति का P, शक्ति बराबर होता है, शक्ति का सूत्र बताइए। तो बताइए शक्ति बराबर होता है, 20 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति बराबर तो वी आई होता है कि वी बट्टे आई होता है कि आई आर होता है, आई गुड़े आर होता है या आई आर बट्टे आई होता है। तो मेरा आंसर, हम लोग का आंसर, हम सभी का आंसर या करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर है वी आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। तो क्या हो सकता है, जूल होगा या वाट होगा या एम्पियर होगा या हेनरी होगा। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, तो यही, इसके आगे हमको बढ़ना है।
तो जूल होगा या वाट होगा या एम्पियर होगा या हेनरी होगा। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए 21 नंबर क्वेश्चन का। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई जो है जूल होता है। क्या होता है जूल। तो हमारा आंसर होता है जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 22 नंबर क्वेश्चन क्या है 1 किलोवाट घंटा होता है 360 जूल या 3600 जूल या 3.6 यानी 3.6 जूल या 3.6 जूल। तो हमारा आंसर क्या होना 22वां का आंसर क्या है, जवाब दीजिए। कुछ आप भी जवाब देते रहिए ताकि हमको पता चलता रहे। तो इसका जवाब होगा सी। इसका जवाब क्या है सी। आगे बढ़ते हैं। यदि दो प्रतिरोध श्रृंखला में हो तो कुल प्रतिरोध क्या होगा या कैसा उसका बिहेव होगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्या घटता है या बढ़ता है या समान रहता है या शून्य हो जाता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब है बढ़ता है। क्या होता है बढ़ता है, यह बढ़ने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समांतर संयोजक कुल का प्रतिरोध होता है। समांतर जो है समांतर 24 यानी 24 नंबर को समांतर संयोजक का कुल प्रतिरोध होता है। 24वां का आंसर क्या होना चाहिए, बढ़ता है, घटता है, समान या अनंत इनफाइनाइट होता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब होता है होगा यह घटने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी में पढ़ाना होगा। बल्ब गर्म होकर जलना किस प्रभाव के कारण है। बल्ब का गर्म होकर जलना किस प्रभाव के कारण संभव है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, चुंबकीय प्रभाव के कारण या रासायनिक प्रभाव के कारण या तापीय प्रभाव के कारण या ABC दोनों है। तो इसका आंसर होता है तापीय प्रभाव के कारण। कैसा इसका प्रभाव होना चाहिए, तापीय प्रभाव होगा तो बर्फ गर्म होकर जलने लगेगा। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक पे चलते हैं, यानी नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक चुंबकीय जो है क्षेत्र इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 26वां क्वेश्चन क्या है, धारा वहन करने वाले सीधे तार क्या है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो यह है धारा वहन करने वाले सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है आकृत है। कैसी होती है, सीधी रेखा में, वृत्ताकार रेखा में, वर्गाकार रेखा में, त्रिभुजाकार रेखा में। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, वृत्ताकार रेखा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक मोटर किस ऊर्जा परिवहन पर आधारित है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है किस ऊर्जा परिवहन पर आधारित है। तो इसका जवाब होना चाहिए यांत्रिक विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, ताप से विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक से ताप ऊर्जा में। तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि वो चलने वाली चीज़ इसलिए यांत्रिक ऊर्जा में। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस ऊर्जा परिवर्तन पर आधारित है। 28वां है इलेक्ट्रिक जनरेटर किस ऊर्जा परिवर्तन पर आधारित है। तो यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में, ताप से यांत्रिक ऊर्जा में या विद्युत से ताप ऊर्जा में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, इसका नीचे करते हैं स्क्रॉल डाउन, 28 का सही होगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतने कम समय में आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस कोई नहीं करा सकता और इस पर काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपको अगर मेहनत दिख रहा है तो आप जो है कमेंट करके और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और टारगेट जो है हमारा टारगेट है इस वीडियो से जो है 2K सब्सक्राइबर का। तो आप हमारे सपने को पूरा करिए और खूब दबा के इसको शेयर करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 तो 29वां का क्वेश्चन है सोनाइड चुंबकीय रूप में
किसके समान है? सोनाइड जो है चुंबकीय रूप में किसके समान है? तो पतला तार, सीधा दंड चुम्बक, मोटा तार या बैटरी। तो किससे संबंधित है? यह यह जो है सीधी दंड चुम्बक से संबंधित है। इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, सीधी दंड चुम्बक से संबंधित है। यह देखिए चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन नहीं हो सकता, बोल्ट नहीं हो सकता, बोल्ट नहीं हो सकता, ओम नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ला। ठीक है, टेस्ला आप सुने होंगे। आपने एमआरआई का मशीन का नाम सुना? कौन सा मशीन? एमआरआई। ठीक है, एक मशीन होती है जो लमसम 10 टेस्ला का होती है। कितने टेस्ला का? सॉरी, 10 टेस्ला का। ठीक है, तो 10 टेस्ला का समथिंग होती है। और ये इस मशीन में चुम्बक मतलब क्या होता है? जैसे चुम्बक का मतलब होता है जब आप एमआरआई कराएंगे तो आपके अंदर कोई भी चीज़ जो धातु से संबंधित रहेगी, लोहा रहेगा, तो जो मशीन है जो आपको खींच ले जाएगी अंदर, तो वह टेस्ला का होता है। 3-4 टेस्ला का ऐसे समथिंग होता है, शायद हमें थोड़ा सा उसमें भूल गए हैं, फिर भी ये टेस्ला है। ठीक है, तीसरा देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे पता लगाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को किससे पता लगाते हैं? 31 नंबर, राइट हैंड थंब रूल से, ओम के नियम से, न्यूटन के नियम से, जूल के नियम से। बताइए बताइए, कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करते रहिए। 31 नंबर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे पता लगाते हैं? तो इसका हम लगाते हैं राइट हैंड, किससे लगाते हैं? राइट हैंड थंब से, थंब रूल से। ठीक है, उसके आगे देखते हैं कि मोटर में किस नियम का उपयोग होता है? मोटर में किस नियम का उपयोग होता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन है, कूलॉम्ब का, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ, या न्यूटन के तीसरे नियम पर। देखिए न्यूटन का तीसरा नियम तो ये नहीं है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है और कूलॉम्ब तो हो नहीं सकता। मोटर में किस नियम का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये बाएं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित है। आगे चलते हैं, जनरेटर में कौन सा नियम का उपयोग होता है? जनरेटर में कौन सा नियम का उपयोग होता है? तो जनरेटर में कौन से नियम का उपयोग होता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ, ओम के नियम या हुक का नियम। तो किसका होता है? जवाब दीजिए जनरेटर में। तो जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ, यानी बी। उसके बाद अब आते हैं जो शायद हमारा लास्ट चैप्टर होगा, ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें है सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालें इस जो है वीडियो में। तो क्या हो सकता है? नवीनकरणीय, अनवीनकरणीय, विद्युतीय या ऊष्मा, किससे संबंधित है? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यह नवीनकरणीय, किससे संबंधित है? नवीनकरणीय, यानी ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोयला किस ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? कोयला किस ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? नवीनकरणीय, अनवीनकरणीय, अक्षय या सौर? बताइए बताइए, जवाब दीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी। बी क्या होगा? बी। तो बी में क्या है? अनवीनकरणीय। उसके पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? तो पवन ऊर्जा का उपयोग बताइए। पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? ताप संयंत्र में, पवन चक्की में, डीजल इंजन में, या पेट्रोल इंजन में? बताइए, 36वां का आंसर दीजिए। तो ये होता है पवन चक्की में। ठीक है, क्योंकि पवन ऊर्जा है तो पवन चक्की में ही होगा। ठीक है, इसका आंसर भी है। चलिए आगे बढ़िए, परमाणु ऊर्जा किस प्रक्रिया पर आधारित है? परमाणु ऊर्जा जो है किस प्रक्रिया पर आधारित? संलयन, विखंडन, या अपवर्तन, या परिवर्तन? यही होगा, देखे तो नहीं लेकिन परिवर्तन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना? 37 नंबर का आंसर दीजिए, बी, विखंडन। क्या होगा? विखंडन, आंसर बी होगा। अब आते हैं
38 नंबर, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? बताइए। वायु पर, जल पर, ठोस पर, निर्वात पर। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? जवाब दीजिए। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? 38वां का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, ठोस पर। ठीक है। एक डायोप्टर कितनी फोकल दूरी होती है? एक डायोप्टर में कितनी फोकस दूरी होती है? फोकल दूरी होती है, बताइए। 29वां का क्या होगा? 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर या 0.5 मीटर था, सॉरी, 1/2 मीटर से। बताइए बताइए। 29वां का है, इसका होगा क्या होगा? 1 मीटर। ठीक है, इसका आंसर होगा 1 मीटर। क्यों? क्योंकि क्योंकि होता है, 1 मिनट, क्यों? P बराबर 1/F होता है। ठीक है, ये सूत्र है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का जो है, आज का लास्ट, मतलब ये आज की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? कांच पर, जल पर, वायु पर या निर्वात पर? बताइए बताइए, आंसर का जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात पर। आज का वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था और इस वीडियो में जो है 40 क्वेश्चन कराए गए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के तरह से। तो आप इसको रट लीजिए, पूरा एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। अभी तो फिजिक्स का है, इसी तरह बायो का भी मिलेगा आपको, केमिस्ट्री का मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।